सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अ ब्रोंक्स टेल के बारे में। ये कहानी है एक बच्चे की जिसे बचपन से ही गैंगस्टर बनना था। गैंगस्टर के अलावा सारे लोग उसे फीके नजर आते थे और उम्र के साथ साथ उसकी भूख ऐसे ही बढ़ती गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1960 का दृश्य आता है। हम एक जगह को देखते हैं जिसका नाम है ब्रोंक्स। यहाँ पर ज्यादातर इटालियन अमेरिकन रहते हैं। यहीं पर हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बस चलाता है। लोरेंजो का एक छोटा सा परिवार है। उसकी पत्नी का नाम है रोजीना और बेटे का नाम है कोलेजरो, जिसकी उम्र अभी महज 9 साल है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद कोलेजरो की नजर हमेशा ही गैंगस्टर्स पर होती है। उसके पड़ोस में ही बहुत सारे माफिया रहते हैं जिन्हें वो हमेशा देखते रहता है। जब भी लोरेंजो उसे स्कूल से ला करके ड्रॉप करता है, उसकी माँ उसे ऊपर बुलाती रहती है, मगर कोलेजरो ऊपर नहीं जाता। वो बगल के बार में चला जाता है और बाहर से देखते रहता है। यहाँ पर जितने भी गैंगस्टर्स हैं, यहाँ पर उनका बॉस भी रहता है जिसका नाम है सोनी। वो हमेशा ही आकर के इसी बार में बैठता है। कोलेजरो को सबके बारे में पता है। इस बार के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, वो एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन देने लगता है कि इस बार का मालिक कौन है और यहाँ पर कौन लोग ऐसे हैं जो रोज सिर्फ पैसे हारने आते हैं क्योंकि उनका लक बहुत खराब है। इस बार की आड़ में हमेशा ही गैम्बलिंग होती है पीछे। कोलेजरो बाकी लोगों के बारे में भी बताता है कि कौन कौन से लोग सोनी को आकर के क्या बोलते हैं। अभी वो बता ही रहा होता है, तभी रोजीना उसे बाहर खींचती है और ला करके डांटने लगती है। कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस बार के आसपास नहीं जाना है, उसके दरवाजे तक तुम चले गए थे। मैं दोबारा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहीं खड़े रहो जब तक मैं सामान लेकर के नहीं आती। इन बातों को सुनने के बाद अब कोलेजरो यहीं पर खड़ा हो जाता है, मगर अभी भी उसकी नजर बार की तरफ है। तब रोजीना वापस आती है और लेकर के चली जाती है उसे अंदर। रात में लोरेंजो आता है घर पे और वो भी डांटना शुरू कर देता है कोलेजरो को। उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस बार के अगल बगल में नहीं भटकोगे। तुम्हें पता भी नहीं है कि अंदर कितने बुरे लोग रहते हैं और वो क्या क्या करते हैं। मैं तुम्हें उन सारी चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। कोलेजरो कहता है कि वो दोबारा उधर नहीं जाएगा, मगर उसके चेहरे को देख करके ये बात साफ साफ समझ में आती है कि वो ऐसा नहीं करने वाला है। अगले दिन वो पहुंचता है अपने 2 साथियों के पास जिनका नाम है स्लिक और मारियो। ये तीनों बाहर खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सोनी आता है अपने साथियों के साथ। सोनी जैसे जैसे अपने साथियों के साथ करता है, कोलेजरो भी अपने दोस्तों के साथ वैसा ही करता है, जिसे देख करके हमें ये बात समझ में आती है कि वो भी बड़ा होकर के एक गैंगस्टर बनना चाहता है सोनी की तरह। वो उसे अपना आइडल मानता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग वापस आकर के बैठ जाते हैं। तभी यहाँ से एक बस जाती है जिसके अंदर बच्चे हैं। सारे बच्चे काले हैं और इस चीज को देखने के बाद स्लिक कहता है कि इनकी औकात कैसे हुई हमारे गली से गुजरने की, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कोलेजरो कहता है कि वो बस गाड़ी से जा रहे हैं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, उन्हें चुपचाप जाने दो। स्लिक कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसा ही करते हैं। एक जगह से जहाँ ये एक बार जाते हैं, बार बार वहीं से जाने लगते हैं। ये पूरे शहर को गंदा कर रहे हैं। इतना कहने के बाद ये तीनों दौड़ करके जाते हैं बस की तरफ। वो उन सबको गालियां देते हैं और हिदायत देते हैं कि अगली बार वो यहाँ से ना गुजरे। लोरेंजो ऊपर से इन सारी चीजों को देख लेता है। वो कोलेजरो को कहता है कि आकर के अभी के अभी सीढ़ियों पर बैठो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम ऊपर आ रहे हो, आज का खेल खत्म हो गया। कोलेजरो आकर के बैठ जाता है। तभी हम सोनी के एक आदमी को देखते हैं जिसकी लड़ाई हो जाती है दूसरे आदमी से पार्किंग को लेकर के। ये आपस में उलझना शुरू कर देते हैं। दूसरा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से में अपना बेसबॉल बैट निकालता है और आकर के सोनी के आदमी के कार को तोड़ना शुरू कर देता है। उसने लगभग कांच को तोड़ दिया है, जिससे सोनी का आदमी भी घायल हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद सोनी अपने गुस्से को नहीं रोक पाता। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और दिन दहाड़े शूट कर देता है उस आदमी को। गोली की आवाज बहुत ही तेज होती है। यहाँ के सारे लोग कांप जाते हैं। तुरंत लोरेंजो आता है नीचे और खींच के लेकर के जाने लगता है कोलेजरो को। जब वो आधे रास्ते में होता है, तभी रोजीना भी आती है अपने बच्चे को देखने की वो ठीक है या नहीं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आते हैं लोरेंजो के घर के अंदर आकर के वो कहते हैं कि हमें पता लगा है कि जब उस आदमी को मारा गया तब तुम्हारा बेटा नीचे ही था। हम चाहते हैं कि वो चल के पहचाने कि आखिर किसने गोली चलाई। हमने उन सारे लोगों को लाइन में खड़ा करके रखा है जिन जिन पर भी हमें शक है और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे उस टाइम। अब पुलिस वाले कोलेजरो को लेकर के जाते हैं नीचे। सोनी का पूरा ग्रुप लाइन में खड़ा है। पुलिस वाले एक एक करके सबको दिखाने लगते हैं। कोलेजरो यहाँ पर सोनी को भी देखता है, मगर वो एक बार भी नहीं बोलता कि सोनी ने गोली चलाई थी। वो पुलिस वालों को कहता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तब पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और सोनी भी कि ये बच्चा उसे क्यों बचा रहा है। लोरेंजो वापस लेकर के आने लगता है कोलेजरो को। आने के बाद कोलेजरो कहता है कि मैंने झूठ बोला, मुझे पता है कि किसने गोली चलाई थी, क्या मैंने गलत किया है? तब लोरेंजो कहता है कि तुमने गलत नहीं किया, तुमने गलत इंसान के लिए सही काम किया है। कुछ समय हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम करते हैं दूसरों की भलाई, और तुमने यही किया है। अब सारी चीजें पहले की तरह चलने लगती हैं। लोरेंजो अगले दिन भी ला करके अपने बच्चे को छोड़ता है नीचे। तभी उसकी नजर पड़ती है सोनी पे। सोनी पहली बार आंखों में देखता है लोरेंजो के और उसे नमस्कार भी करता है। लोरेंजो भी उसका रिप्लाई करता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सोनी
सोनी के आदमी को जिसका नाम है जिमी विस्पर। उसे सारे लोग विस्पर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा ही कान में बात करता है। जिमी चला जाता है लोरेंजो के पास और कहता है कि अब से तुम्हें एक खटारा गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें इससे दुगने पैसे देंगे। लोरेंजो कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ और मैं यही करना चाहता हूँ, मैं किसी भी गैंग के साथ मिलकर के कोई गलत काम नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद वो चला जाता है, मगर सोनी इन बातों का बुरा नहीं मानता। सोनी थोड़ी देर के बाद अपने एक आदमी को भेजता है कि वो जाके कोलेजरो को लेकर के आए। उसका आदमी लेकर के आता है कोलेजरो को बार में और भेज देता है सोनी के पास। सोनी कोलेजरो को कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे नजरों के सामने रहो, ये बार मेरा है, आज से तुम यहाँ पर काम करोगे जिसकी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तुम यहाँ पर वेटर का काम करोगे। कोलेजरो मान जाता है क्योंकि वो हमेशा से इनके करीब ही रहना चाहता था। वो अगले दिन से सर्व करना शुरू कर देता है। सारे लोग उसे बहुत सारा टिप देते हैं। अब जैसे ही कोलेजरो स्कूल से आता है वो सीधा चला आता है इस बार में। एक दिन वो जाता है बार के पीछे जहाँ पर जुआ होता है। जैसे ही सोनी उसे देखता है वो उसे पासा देकर के कहता है कि इस बार मेरे लिए तुम पासा फेंको। कोलेजरो का पासा सही पड़ता है और सोनी जीत जाता है इस गेम को। वो बार बार उसी से पासा फेंकवाता है और आज बहुत सारे पैसे जीतता है। वो समझ जाता है कि कोलेजरो उसके लिए लकी है। उसके अंदर उसे अपना बेटा नजर आने लगता है। आज जब कोलेजरो घर जा रहा होता है तब उसे $100 दे करके कहता है कि तुम मेरे लिए लकी हो, हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहना। कोलेजरो यहाँ से निकल जाता है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा है। पूरे शहर को ये बात पता लग गई है कि सोनी अपने बेटे की तरह ट्रीट करता है कोलेजरो को। कोई भी उससे नजरें नहीं मिलाता। यहाँ तक कि कोलेजरो कोई सामान खरीदता है तब कोई उससे पैसे भी नहीं लेता। उन्हें पता है कि अगर सोनी को ये बात पता लग गई तो उनकी खैरियत नहीं है और कहीं ना कहीं कोलेजरो को इन सारी चीजों में मजा आने लगता है। थोड़े समय के बाद सोनी उसे एक निकनेम देता है क्योंकि कोई भी उसे अब कोलेजरो कह के नहीं बुलाना चाहता। वो उसे निकनेम देता है सी। अब सारे लोग उसे सी कह के बुलाते हैं और सी को भी ये बात अच्छी लगती है। लेकिन थोड़े समय के बाद लोरेंजो को अब सारे पैसे मिल जाते हैं जितने भी पैसे सी लेकर के आया है। तब वो उसे डांटना शुरू करता है और पूछता है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, क्या तुमने चोरी की है? सी कहता है कि नहीं, मैं काम करता हूँ। वो कहता है कि क्या काम? तब वो बताता है कि बगल के बार में। लोरेंजो समझ जाता है कि वो सोनी के लिए काम कर रहा है। वो सारे पैसों को लेता है और सी को लेकर के पहुंचता है बार में और पैसों को पटक देता है सोनी के सामने। फिर उसे हिदायत देकर के कहता है कि मेरा बच्चा आज के बाद यहाँ पे नहीं आएगा, तुम्हारे ये पैसे हमें नहीं चाहिए, इन सारे पैसों को अपने पास रखो। सोनी सबसे पहले सी को कहता है कि तुम बाहर जाओ क्योंकि उसके सामने वो उसके पिता से बदतमीजी नहीं करना चाहता। सी जैसे ही बाहर जाता है सोनी कहता है कि ये पैसे तुम्हारे बच्चे ने कमाए हैं और मैंने उससे कोई भी गलत काम नहीं करवाया। वो यहाँ पर वेटर है और ईमानदारी से काम करता है, वो उसके मेहनत के पैसे हैं, इसे लेकर के जाओ। लोरेंजो कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि तुम पैसे कैसे कमाते हो और वो मेरा बेटा है, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। आज के बाद से तुम उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लोगे और अगर मैंने तुम्हें उसके अगल बगल भी देखा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद अब सोनी भड़क जाता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है। तभी सोनी के लोग लेकर के चले जाते हैं लोरेंजो को बाहर। उन्हें पता है कि लोरेंजो एक अच्छा आदमी है और वो उसे मारना नहीं चाहते। लोरेंजो जब बाहर आता है तब खींच के लेकर के जाने लगता है सी को, मगर सी भी गुस्से में है। उसने बहुत मेहनत करके उतने पैसे कमाए थे और उसके सारे पैसे वापस चले गए सोनी के पास, इसीलिए वो दुखी है। वो बार बार लोरेंजो को कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ अपने पैसे लेने। तब लोरेंजो उसे कहता है कि तुम नहीं जाओगे। इन बातों को सुनने के बाद वो गुस्सा होकर के कहता है कि आप इस बात को नहीं समझेंगे। सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो नौकरी करते हैं वो कभी भी हम जैसे लोगों को नहीं समझेंगे। इस बात को सुनने के बाद अब लोरेंजो गुस्सा हो जाता है और थप्पड़ मारता है सी को। उसे समझाता है कि वो लोग असली हीरो नहीं है, असली हीरो वो हैं जो रोज काम करते हैं। इन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, लोगों को मारना, जो गलत है। ये सारी बातें कहने के बाद लोरेंजो देखता है कि सी बहुत दुखी है क्योंकि उसने उसे थप्पड़ मारा। तब वो अपने बच्चे से माफी मांगता है और लेकर के जाने लगता है घर पे। अब समय ऐसे ही बीतने लगा है। देखते ही देखते 8 साल का वक्त बीत जाता है। हम सी को देखते हैं जो बड़ा हो गया है, मगर अभी भी वो सोनी के साथ ही रहता है और पिछले 8 सालों में दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। मगर सी के लिए कुछ भी नहीं बदला। वो उसी घर में रहता है, उसके वही पुराने दोस्त हैं और वो ज्यादातर समय सोनी के साथ बिताता है। वो आकर के बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी ये गाड़ी गुजरती है जिसमें काले लोग हैं। उन्हें देखने के बाद वो दोबारा गालियां बकना शुरू कर देते हैं। तब सी उन्हें फिर से समझाता है कि सिर्फ रंग काला होने की वजह से उन लोगों को गालियां नहीं देनी चाहिए, मगर इनकी मानसिकता अभी भी वही है। वो कहते हैं कि ये अलग है, ये जब भी हमारे मोहल्ले से गुजरेंगे इन्हें गालियां पड़ेंगी। तभी वो देखता है कि उसके पिता आ गए हैं। वो जाकर के बैठ जाता है बस में। तब लोरेंजो उससे कहता है कि क्या तुम फुटबॉल का मैच देखने चलोगे? सी कहता है कि हाँ। तभी सी की नजर पड़ती है अपने एक क्लासमेट पे जिसका नाम है जेन। वो जेन को
चाहने लगा है। उसे पता है कि जेन ब्लैक है, फिर भी वो उसे चाहता है और किसी को ये बात नहीं बताता वरना लोग उसका मजाक बनाएंगे। थोड़ी देर के बाद वो बस से उतर के चला जाता है सोनी के पास। सोनी सी को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त एक नंबर के निकम्मे हैं, उन्हें सिर्फ गोरा काला करने आता है और दूसरा कुछ भी नहीं, न ही उनकी जिंदगी का कोई मकसद है। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए और कभी भी किसी से रंगभेद मत करो। सी को भी ये बातें अच्छी लगती हैं। तभी सोनी देखता है कि एक बाइकर गैंग आ चुका है उसके बार में। सोनी समझ जाता है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो पंगा करेंगे, क्योंकि जहाँ भी बाइकर गैंग जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करते हैं। सोनी चला आता है अपने बार के अंदर। तब वो देखता है कि ये सारे लोग बदतमीजी कर रहे हैं बारटेंडर के साथ और उसके ऊपर शराब भी फेंक रहे हैं। तब वो इन्हें कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते और गालियां देना शुरू कर देते हैं सोनी को। तब वो दरवाजा बंद करता है और कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। वो जैसे ही एक बंदे को मारता है उसका पूरा गैंग आ जाता है पीछे से और ये सब मिलकर के इनकी बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करते हैं। पीटने के बाद वो उन्हें घसीट के लेकर के आते हैं बाहर और उनके बाइक्स को भी तोड़ देते हैं ताकि सारे बाइकर्स तक ये बात पहुंच जाए कि वो यहाँ पर आकर के हंगामा नहीं कर सकते। सोनी का यही तरीका है लोगों को सबक सिखाने का। रात में एक आदमी आता है सी और उसके दोस्तों के पास और उन्हें बंदूक बेचने की कोशिश करता है। तभी ये बात पता लग जाती है सोनी को। वो आते ही पीटना शुरू कर देता है उस आदमी को और कहता है कि अपना सारा सामान लो और दोबारा कभी भी इस एरिया में दिखना मत, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी के जाते ही सोनी सबको भगा देता है, मगर वो सी को पकड़ के लाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम्हें हिंसा करनी हो तो तुम्हारा आखिरी रास्ता होना चाहिए। तुम हिंसा नहीं करोगे, तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो। सिर्फ बंदूकें रख लेने से कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता। तुम्हें उस रास्ते पे नहीं चलना है। मैं नहीं चाहता कि तुम गैंगस्टर बनो। सी को ये बात समझ में आ जाती है कि उसे कोई भी गलत काम नहीं करने देगा। अगले दिन वो पहुंचता है अपने कॉलेज और पूरे समय जेन को देखते रहता है। उसे कैसे भी जेन से बात करनी है। जैसे ही छुट्टी होती है वो जेन के पास जा करके कहता है कि वो उसके साथ मूवी देखने जाना चाहता है। जेन भी मान जाती है। तब वो उसे घर छोड़ने जाता है। वापस आने के बाद जब ये लोग बैठे होते हैं तभी कुछ काले लड़के फिर से गुजरते हैं साइकिल से। इस चीज को देखने के बाद मारियो और स्लिक भड़क जाते हैं और कहते हैं कि दिन प्रतिदिन इनकी औकात बढ़ती जा रही है। ये हमारे मोहल्ले से कैसे गुजर रहे हैं, आज इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तब सी उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए। स्लिक कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुझे इन लोगों से हमदर्दी क्यों है। आज तो मैं इन्हें सबक सिखा करके रहूंगा। वो जाकर के एक लड़के को पीटता है। तभी उसके बाकी साथी भी चले आते हैं। वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देते हैं। सी इन चीजों को देख नहीं पाता। वो जाकर के उनके साथ खड़ा रहता है और ऐसे नाटक करता है कि वो भी लड़ रहा है, मगर वो सबको बचाता है और बचा करके भगा देता है यहाँ से। जैसे ही ये बात सोनी को पता लगती है वो सी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपने उन दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। एक दिन वो जेल जाएंगे या तो फिर कोई गैंगस्टर उन्हें मार देगा। जिंदगी जीने का ये तरीका नहीं है। तभी सी सोनी से एक सवाल पूछता है। कहता है कि सारे गोरे लोग काले लोगों से नफरत करते हैं। अगर किसी गोरे लड़के को काली लड़की से प्यार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सोनी समझ जाता है कि वो अपनी बात कर रहा है। सोनी कहता है कि अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तब दूसरी कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अगर तू उस लड़की को पसंद करता है तो उसके साथ रहे। सी कहता है कि वो उसे मूवी दिखाने लेकर के जाने वाला है आज। सोनी इस बात को सुनकर के खुश होता है और कहता है कि मेरी गाड़ी लेकर के जाओ, उसे अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद सी बहुत खुश है। वो जैसे ही घर आता है वो लोरेंजो से भी यही सवाल पूछता है। लोरेंजो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग एक समान है, मगर तुम इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम किसी इटालियन लड़की से शादी करोगे तो वो हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा है। हम इटालियंस हमेशा ही इटालियंस को चुनते हैं। मगर इन बातों पर सी ध्यान नहीं देता और अगले दिन वो पहुंच जाता है उस लड़की के पास। मगर जेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो आकर के सी को कहती है कि तुम्हारे मोहल्ले में काले लोगों को पीटा जाता है। कुछ इटालियन लड़कों ने सबको पीटा है, मेरे भाई को भी। क्या तुमने भी मेरे भाई को पीटा? लेकिन अभी सी कुछ कहता उससे पहले यहाँ पर उसका भाई आ जाता है और कहता है कि इस आदमी ने भी मुझे पीटा। सी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे बचाया है, ना कि इसे मारा है। मगर अब जेन उसकी बातों को नहीं सुनना चाहती। इनके बीच बहस होने लगती है और गलती से सी के मुंह से गाली निकल जाती है, जिस चीज को सुनने के बाद जेन समझ जाती है कि सी भी बाकी लड़कों की तरह है। उससे बिना बात किए चली जाती है वापस। अब सी का दिमाग खराब हो गया है। वो आता है वापस और सोनी को गाड़ी वापस दे करके जाने लगता है। सोनी को समझ में नहीं आता कि वो इतना जल्दी वापस कैसे आ गया, मगर सी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो चला जाता है घर। घर आते ही लोरेंजो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मैंने देखा तुम सोनी की गाड़ी चला रहे थे, ऐसा क्यों है? तब सी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर आपको सोनी से दिक्कत क्या है? पूरा शहर उसकी रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ आप उससे नफरत करते हो। लोरेंजो कहता है कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सब उससे बस डरते हैं। उससे जितना हो सके दूर रहो, वो किसी का भी सगा नहीं है। मगर सी उसकी बातों को नहीं सुनता और चला आता है बाहर। बाहर आते ही देखता है कि उसके सारे दोस्त जा रहे हैं काले लोगों के इलाके में, क्योंकि इनके घर पे काले लोगों ने अंडे फेंके हैं। मगर वो गाड़ी में जाता उससे पहले यहाँ पर सोनी आकर के उसे पकड़ लेता है और एक थप्पड़ मार करके कहता है कि तू मेरी गाड़ी को लेकर के कहाँ गया था? मेरी कार के नीचे एक बॉम्ब मिला है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उसका टाइमर खराब हो गया, वरना अब तक मैं मर चुका होता। तब सी रोने लगता है क्योंकि पहली बार उसे सोनी ने थप्पड़ मारा है। वो कहता है कि मुझे नहीं
पता, बस मैं जेन से मिलने गया था और मैं मिल करके वापस आ गया। और आपको क्या लगता है मैं आपको मारने के बारे में कभी सोचूंगा? इतना कहने के बाद वो रोते हुए चला जाता है और बैठ जाता है उस कार में जिसमें उसके साथी हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे पता लगता है कि इन लोगों ने पेट्रोल बॉम्ब बनाया है जो काले लोगों के घर पे फेंकने वाले हैं, मगर सी ये सब नहीं करना चाहता। वो सोच ही रहा होता है गाड़ी से उतरने के लिए, तभी सोनी आ जाता है और इनकी गाड़ी रुकवा करके कहता है कि सी को बाहर भेजो। स्लिक कहता है कि वो बाहर अभी नहीं जाएगा। इस बात पे सोनी गुस्सा होकर के उसे पीटता है और सी को निकाल लेता है बाहर आने के बाद जब ये लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तब सोनी सी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाओ तुम मुझे चोट पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचोगे, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद ये लोग चले आते हैं बार के पास। तब बाकी लोग सी को बताते हैं कि तुम्हें ढूंढती हुई एक लड़की यहाँ पर आई थी, वो खूबसूरत थी और काली भी। इस बात को सुनने के बाद वो समझ जाता है कि वो जेन है। वो भाग करके जाता है उसके पीछे। जेन उसे देख के खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे भाई ने मुझे सच्चाई बताई कि तुमने उसे पीटा नहीं बल्कि बचाया था। उस वक्त वो बहुत गुस्से में था और किसी भी व्हाइट आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे सामने उसने झूठ बोला, मगर अब मुझे सच्चाई पता लग गई है। ये दोनों यहाँ पर पहली बार किस करते हैं। तभी सी जेन को कहता है कि तुम्हारे एरिया में कुछ गड़बड़ होने वाली है, मेरे दोस्त वहाँ पे मार पिटाई करने गए हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन ये लोग वापस जाते उससे पहले इसके दोस्त गोलियां चलाने लगते हैं और एक एक करके पेट्रोल बम को फेंकते हैं दुकानों में, लेकिन उनका एक बम नहीं फटता। तब वो दुकानदार वापस फेंक देता है बम को और बम आकर के गिरता है इनकी कार में जहाँ पर बाकी बॉम्ब्स रखे हुए हैं। देखते ही देखते ब्लास्ट होता है और ये सब जलने लगते हैं क्योंकि उस वक्त ये लोग कार के अंदर थे और सारे लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही सी यहाँ पर पहुंचता है वो अपने दोस्तों की जली हुई लाशों को देखता है और एहसास होता है कि वो भी इसी गाड़ी में बैठा था। अगर सोनी उसे निकाल के वापस नहीं ले जाता तो उसका भी यही हश्र होता। सोनी ने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की, खास करके इन लोगों से। उसे पता था कि इनका अंजाम क्या होगा। सी को यह बात समझ में आती है कि अगर अभी वो जिंदा है तो सिर्फ सोनी के कारण। अब सी वापस आने लगता है सोनी का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो जेन को वहीं पर छोड़ देता है। जैसे ही वो बार के अंदर दाखिल होता है देखता है कि आज यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी चल रही है। सोनी की नजर पड़ जाती है सी पे। वो उसे अपने पास बुलाने लगता है। तभी सी देखता है कि एक लड़का आगे बढ़ रहा है सोनी की तरफ। उसके हाथ में बंदूक है। सी समझ जाता है कि क्या होने वाला है, मगर वो चिल्लाता उससे पहले वो लड़का गोली मार देता है सोनी को और भाग जाता है। यहीं पर सोनी की मृत्यु हो जाती है। इतनी तेज भगदड़ होती है कि कोई भी उस लड़के को पकड़ नहीं पाता। अगले दिन सारे लोग आते हैं सोनी के फ्यूनरल पे, मगर सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो सी ही है। वो सबकी बातों को सुनता है और बातें सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि किसी को भी सोनी के मरने से दुख नहीं है। सब इसी बारे में दुखी हैं कि अब बिजनेस कैसे चलेगा। सबकी नजरें उसके पैसों पर है और उसके बार पर कि अब कौन उसे चलाएगा। एक एक करके सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं, मगर सी यहीं पर बैठा है। जब वो अकेला होता है तब यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम है कारमाइन और वो सी को कहता है कि वो सोनी का बहुत पुराना दोस्त है। सोनी ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये वही आदमी है जिसके लिए सोनी ने उस आदमी को गोली मारा था। जब इन सारी चीजों को सी ने बचपन में देखा था और जिस आदमी को सोनी ने गोली मारा था उसी आदमी के बेटे ने सोनी को गोली मार दी। कारमाइन कहता है कि जब भी सोनी मुझसे मिलता था वो सिर्फ तुम्हारी बातें किया करता था, तुम उसके बेटे की तरह थे। अब उसका सारा बिजनेस मैं चलाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे बगल में ही हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं लोरेंजो को। वो अंदर आता है। थोड़ी देर खड़े होने के बाद वो सोनी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसका बेटा जिंदा है। वो सी को कहता है कि मैंने कभी भी सोनी से नफरत नहीं किया, मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता था कि तुम अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताते थे, ना कि मेरे साथ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। कहीं ना कहीं सी को भी ये बातें समझ में आती है। ये दोनों बाप बेटे बात करते हुए निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलने लगते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।